भारतीय संविधान का जनक कौन है? ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है इसके जनक कौन थे। तो आपको पता है भारतीय संविधान का जनक हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहते हैं। इन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, पुरोधा कहते हैं। और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इन्हें हम आधुनिक मनु की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? ठीक है, ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी राष्ट्रपति। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा क्योंकि आप जानते हैं जो भारतीय राजनीति है इसमें जो सर्वोच्च स्थान है वो किसका है? तो हमारे संविधान का क्या है? सर्वोच्च स्थान है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सभी संस्थाएं हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे संविधान से ही शक्ति प्राप्त करती हैं, इसलिए जो भारतीय संविधान है इसे हम सर्वोच्च रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाता है, यह कथन किसका है? आराम से आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यह कथन किसका है? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम वी पायली, सी अलेक्जेंड्रोकोविच और डी के सी वेयर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो ये कथन किसका है? ये जो कथन है आपका ये के सी वेयर साहब का है। इनको याद रखिएगा, जो कि प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे के सी वेयर साहब। उन्होंने भारतीय संविधान के लिए बोला था ये कथन। इसका साथ उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए के कृष्ण मेनन, बी सी वी रमन, सी सरदार पटेल और डी आर के खड़मुखम चेट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर के खड़मुखम चेट्टी साहब। इन्हें हम भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था 1947 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1948 में नहीं हुई? ऑप्शन देख लीजिएगा। ए महात्मा गांधी जी की हत्या, ऑप्शन बी संविधान अंगीकृत किया गया, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने और डी भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस इन 1948? इसमें से ऐसा कौन सी घटना है जो 1948 में नहीं हुई? आपको पता है गांधी जी की हत्या थी, ये भी आपको 1948 में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी जी जो गवर्नर जनरल बने हैं ये भी आपको 1948 में हुआ है। ठीक है, और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है जो हॉकी में, ये भी क्या आपका 1948 में हुआ है। बट जो संविधान को अंगीकृत किया गया ये 1949 में किया गया। इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया, तो याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के
प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यही भारत के क्या थे, पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को शक्ति देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे और इसमें रियासतों को शक्ति देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? ए घास गाय और हाथी, बी घास हिरन और शेर, सी घास टिड्डा मेंढक और सांप और ऑप्शन डी है घास बकरी और मानव। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आराम से लगाइए, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप भी जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होती है। इसमें जो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो एक दिशीय होता है और कौन किसे खाता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती है। आइए देखिए, घास को गाय खा जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बट गाय को हाथी नहीं खाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, घास को हिरन खा सकता है और हिरन को शेर खाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन देख लेते हैं हम, घास को टिड्डा खाएगा, सही बात है, और टिड्डे को मेंढक खा सकता है और मेंढक को सांप खा सकता है, ये भी हमारा सही है। डी देख लेते हैं, घास को बकरी खाती है, बिल्कुल सही बात है, और बकरी को मानव खा सकता है, मतलब ये भी सही है। मतलब बी सी डी तीनों सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बी सी डी तीनों ऑप्शन है। ठीक है, आइए तो इसका और आंसर की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले उत्पादक देखते हैं, फिर उपभोक्ता देखते हैं, आई मीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और लास्ट में फिर आपका उच्च उपभोक्ता आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तरों के सही क्रम के लिए उचित शब्द चुने। ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी, डी मांसाहारी और ई परपोषी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो भोजन को बनाते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? आप जो स्वपोषी सबसे पहले आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी को कौन खाता है? परपोषी खाएंगे, हेटरोट्रॉप्स खाएंगे, सही बात है, तो हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। और परपोषी में भी क्या होते हैं, आपके पहले शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर सर्वाहारी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन है या पारिस्थितिकी का अध्ययन है? ए जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी जीवों के बीच संबंध और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि पारिस्थितिकी में क्या होता है, हम जीव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट सभी की बात करते हैं, हम जीवों के बीच अंतर संबंधों की बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, पोषक चक्र की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है। आइए इनको मिलाते हैं।
ए घास, बी गेहूं, सी मानव, डी बकरी और ई एलिफेंट। तो इसको हमने इस फॉर्म में लगाना है ताकि ये लग जाए कि हाँ एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला बन रही है। तो आप भी जानते हैं इसमें घास है, घास को बकरी खा लेगी और बकरी को मानव खा सकता है। तो ए को, ठीक है, ए को डी खाएगा, डी को सी खा सकता है। तो ए के बाद डी, डी के बाद सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये सही श्रृंखला है, बाकी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह जीव है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है। ए कीस्टोन, बी फ्लैगशिप, सी अम्ब्रेला और डी इंडिकेटर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीस्टोन प्रजातियां। जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य नियंत्रक होती हैं और ये खत्म हो जाती हैं तो मान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप पास सी ऑटर की बात कर सकते हैं, टाइगर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि जिनकी अनुपस्थिति में जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा असंतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक अंतःक्रिया से क्या बनता है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी बायोम, सी खाद्य जाल और डी पर्यावरण। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की जो अंतःक्रियाएं होती हैं इससे पर क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? कई मार्गों से होते हुआ कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? ठीक है, ए आर्थर टेस्ले, बी यूजीन ओडेम, सी चार्ल्स डार्विन और डी लिनियस। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एजी टेंसले, आर्थर टेंसले साहब, इन्होंने 1935 में ये आपका इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। एक और तथ्य याद रखिएगा, जो ओडेम है इन्हें हम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। किसे? यूजीन ओडेन को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ए 100%, बी ओनली ऑर्गेनिक मैटर, सी 10% और डी 50%। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप जानते हैं जो 10% का नियम है इसको आपके लैंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो क्या कहता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है? ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड। क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है, ठीक है। कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है? तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? तो आप सबसे किसके उत्पादक के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इनमें आपकी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है? कोई ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे बारिश प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप करेंगे। इसलिए वहाँ की क्या कहेंगे, जब विविधता ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता और डी मृतोपजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं हरे पौधे क्या होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं
क्या होते हैं, मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी एच एन कुंजरू और डी वी एन मेनन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव साहब थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी एन राव साहब को हम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी के एम मुंशी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि आपका 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी में इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी खाद्य एवं कृषि और डी शिक्षा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के पास 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। वैसे इसकी पहली बैठक को ही हम उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। और आप जानते हैं उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब चुने गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे सर बी एन राव साहब थे। समय सीमा कितनी लगी थी संविधान बनाने में? तो बताएंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमने संविधान को अपनाया कब था? तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट पूर्णतः नहीं अपनाया गया था, अपना लिया गया था, बट जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी से लागू हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो बताएंगे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच सी मुखर्जी और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो जनजाति अपवर्जित क्षेत्र थे इसकी जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। इनको याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सलाहकार समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए भी यही है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र है इसके लिए भी कौन है आपके? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था बताना आप लोग को। ठीक है, ए के एम मुंशी, बी एन गोपालास्वामी अयंगर, सी एच एम बेग और डी टी टी कृष्णामाचारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो एच एम बेग साहब थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर ये हमसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो आप डॉक्टर सदन सिन्हा जी का नाम लेते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के चुनाव किस योजना के तहत हुए? ठीक है, ए साइमन कमीशन, बी किस्म प्रस्ताव, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी माउंटबेटन योजना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्प मिशन योजना, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा के जो गठन के चुनाव का जो आधार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? क्रिस्प मिशन योजना, और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्थान पर कौन होता है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी परजीवी और डी उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम पायदान पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतिम स्तर पे होते हैं कि मृत जीवों को विघटित करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं। या जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में डैश को सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी परजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मतलब अपघटक होते हैं और वो जैव मृत जैव पदार्थों पर निर्भर होते हैं और फिर उनका पाचन करके पाचन संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं या जो अपघटक होते हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डी संचय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन है जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो आपका विषाक्त पदार्थ है वो बढ़ते जाते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डीटी की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। ऐसे रसायन जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, जिस तरह ऊर्जा है वो तो आपके 10% ही मूव करती है, बट जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में लास्ट स्तर पे जाके बिल्कुल संचय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? ए सनलाइट, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, बी सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, सी सनलाइट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्रोड्यूसर्स, और डी हमसे कह रहा है सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। उम्मीद है आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। ध्यान से पढ़ा हुआ इसका आंसर पक्का निकल जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, सनलाइट तो सब में कॉमन है। सनलाइट को क्या होता है? उपभोक्ता उपयोग करते हैं, उन्हें क्या होते हैं? जो शाकाहारी उनका उपयोग करते हैं, और फिर शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। यही सारा सही है, बाकी सब गलत होगा, कुछ ना कुछ देख लेंगे। अब जैसे सनलाइट्स को हार्बीवोर्स नहीं खाते भाई, ठीक है, या सनलाइट को प्रोड्यूसर्स खाएगा बट उसको कार्निवोर्स नहीं, इसको हार्बीवोर्स कर दीजिए, गलत है आपका। सनलाइट को हार्बीवोर्स नहीं कर सकता है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए यूथेनिक्स, बी यूजेनिक्स, सी एथोलॉजी और डी एथनोलॉजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एथनोलॉजी। क्योंकि जो एथोलॉजी होती है उसमें क्या होता है? पशु व्यवहार का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण में किया जाता है। याद रखिएगा क्या है? एथोलॉजी में क्या करते हैं हम? प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंक पिरामिड क्या दर्शाता है? ए कम जन्म दर के कारण कम युवा जनसंख्या, बी निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या शून्य,
सी उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या, और डी कम जन्म दर से वृद्ध जनसंख्या अधिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या, यही क्या दिखाता है हमारा? त्रिकोणीय चौड़े आधार वाला क्या आपका दिखाता है? आप जानते हैं चौड़ा आधार क्या दिखाता है? अतिरिक्त जन्म दर दिखाता है, और अधिक युवा जनसंख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या को दिखाती है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय, और डी कोई निश्चित दिशा नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक दिशीय, क्योंकि आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है। जैसे सूर्य को उत्पादक, सूर्य की ऊर्जा को उत्पादक लेंगे, उत्पादक को उपभोक्ता, उपभोक्ता को अपघटक लेंगे, मतलब सिंगल डायरेक्शनल चलता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका 10% का नियम भी लैंडमान वाला वो भी वर्क करता है। और एक बार और याद रखिएगा तो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका जो पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक क्या है? ए मानव, बी जीवाणु, सी पौधे, और डी कवक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको देख रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? इसका आंसर लगाएंगे हम ई। क्यों हम ई लगाएंगे? क्योंकि इसमें सारे के सारे ऊपर के जो ऑप्शन है, मानव हो गया, जीवाणु हो गया, पौधे हो गया, कवक हो गया, ये सभी के सभी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के आपके क्या है? आपके जैविक घटक। अगर हमसे पूछा कि अजैविक घटक, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ई, क्योंकि सभी क्या जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ए ऊर्जा, बी संख्या, सी बायोमास, और डी मिट्टी। तो आपको बताना है किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या होता है? हमेशा ही सीधा होता है, ये हमेशा सीधा मिलेगा आपको। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही ट्रांसफर होती है, वो लेंडमान वाला रूल आप लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा सीधा बनता है। हाँ, जो आपके संख्या और बायोमास के जो पिरामिड है वो उल्टे हो सकते हैं, बट ये हमेशा सीधा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही, घटती क्या होती है? घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है, तो क्या कहलाता है? ए सहभोजता, बी परजीविता, सी सहजीवन, और डी पारस्परिकता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहभोजता, जिसमें दो जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि होती है, जैसे वेल और बार्नेकर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूटुअलिज्म में याद रखिए, म्यूटुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। ठीक है, पारस्परिकता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लिया? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 21 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 21 माह 18 दिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी इसको बनाने में जो अंतिम समय लगा था कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जानते हैं इसका कार्यकाल कब तक था संविधान सभा का? तो बताएंगे सर 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो बताएंगे सर कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कितने दिन बैठ के चली थी? तो बताएंगे सर 165 दिन बैठ के चली थी। उसमें कितने दिन संविधान पर चर्चा हुई? तो बताएंगे सर 144 दिन संविधान पर चर्चा हुई थी। लगभग कितने रुपए खर्च हुए थे? तो बताएंगे सर 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और प्रारूप समिति का जो गठन है, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी एन अम्बेडकर साहब थे,
उसका गठन कब किया गया था? तो बताएंगे सर 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था। आइए ये सारे तथ्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? ए संविधान सभा, बी गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश संसद और डी भारतीय संसद। तो आपको पता है जो भारतीय संविधान है ये आपका संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है। और संविधान लागू कब हुआ? तो बताएंगे आप 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो बताएंगे सर 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा का जो चुनाव का तरीका है हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है? एकल हस्तांतरित मत का उपयोग किया जाता है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यहीं से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल जो कि आप जिसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारे क्या अनुच्छेद 356 में है, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है? जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 19 क्या होता है? वो निलंबित हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में जो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं इससे हमने कहां से लिया है? तो इससे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का काम क्या है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव ना हो और दोनों किसी विषय पर कानून बना सके। ये इसका क्या है? एक हल निकाला गया है। टकराव की स्थिति में क्या होता है? जो अनुच्छेद 254 है इसके अनुसार केंद्र का कानूनी प्रभाव ज्यादा होता है। ये भी आप याद रखिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, विवाह हो गया, ये सभी क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो संविधान का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। और लगभग हमने 250 से अधिक प्रावधान इसी से ले लिए हैं। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? ए रशिया, बी फ्रांस, सी आयरलैंड और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी फ्रांस। आप भी जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो कहाँ से हमने लिया? जिससे हमने आपका फ्रांस लिया, याद रखिएगा। और भारतीय प्रस्तावना में क्या ये शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड।
उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन। आप भी जानते हैं कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली इसे हमने कहाँ से लिया? इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका को चलाता है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और लोकसभा के प्रति मतलब क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? तो इसको हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये सब तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आप भी जानते हैं कि हमने जो भारतीय संविधान में संघवाद की बात है इसलिए हमारा कनाडा से प्रेरित है। कनाडा एक संघीय ढांचे से, याद रखिएगा, जो कि जिसमें क्या होता है? सेंटर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत स्थिति में होता है और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो केंद्र के पास होती हैं। जैसे आपने देखा था संवर्ती सूची में जो कानून बनाने का जो ज्यादा अधिकार है वो केंद्र के पास है, आर्टिकल 254 के थ्रू। और भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव दोनों है। और हमने कहां से इसको लिया है? तो बताएंगे सर, इसे हमने कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता की बात करते हैं ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही केवल एकल नागरिकता की बात होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी कनाडाई संविधान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 250 से अधिक प्रावधान हमने सीधे के सीधे हमने ले लिए थे। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, याद रखिएगा, जिसमें हम प्रशासनिक ढांचा और संघीय व्यवस्था को जस का तस कॉपी कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रिफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन और डी संचय या संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो अविघटनीय कीटनाशकों का संचयन है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन है इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हम जो पढ़ते हैं तो जो विष की मात्रा जो होती है जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसी को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आंसर सभी का सेम हो, जैसे डीडीटी या मरकरी क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा किस रूप में होती है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक और डी रासायनिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं जो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में पारिस्थितिकी तंत्र में जो 10% ऊर्जा जो मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, वो किस फॉर्म में मूव होती है? तो वो आपका केमिकल एनर्जी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है? ए मरुस्थल, बी वन, सी घास भूमि और डी महासागर। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका महासागर होता है ये क्या होता है? सबसे स्थिर या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो महासागर है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। और सबसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो सबसे विशाल होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा? कम से कम होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? ए खाद्य चक्र, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल और डी खाद्य प्रणाली। उम्मीद है आप इसका आंसर सोच लिया होगा और आप लगा भी रहेंगे। तो
इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला होती है यही मिलकर क्या बनाती है? आपका खाद्य जाल बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो खाद्य जाल क्या होता है? ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है, क्योंकि एक जीव के नष्ट होने पे उसके अन्य विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी कंज्यूमर? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ए गरुड़ और सांप, बी टिड्डा और हिरण, सी सांप और मेंढक, और डी सारस और मेंढक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा आपका है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मिली जो शाकाहारी जीव होते हैं वही क्या होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया, ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और हाँ, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को हम द्वितीय पोषण स्तर भी कहते हैं, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन चुनिए। ए परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बी परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सी परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और डी परपोषी CO2 से भोजन बनाते हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं। परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, आप जानते हैं परपोषी जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्वपोषियों पर अपने भोजन के लिए, तो बिल्कुल गलत है आपका। सेकंड हमसे कह रहा है परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि स्वपोषी उपयोग कर पाएंगे, परपोषी नहीं करता, ये भी गलत है आपका। परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो परपोषी होते हैं वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? परपोषी CO2 से अपना भोजन बनाते हैं, ये भी गलत है आपका, क्योंकि स्वपोषी बना पाते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो परपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और स्वपोषी क्या होते हैं? ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में स्वयं बनाते हैं, ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम जीव समूह को क्या कहा जाता है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी मांसाहारी, और डी शाकाहारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जिससे क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं पुनः मिट्टी में वापस लौट जाते हैं, और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके पोषक चक्र को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक रैखिक श्रृंखला है जो उत्पादक से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य पिरामिड, और डी खाद्य मार्ग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं कि रैखिक श्रृंखला की बात कर रहा है जो उत्पादक से स्टार्ट होकर उपभोक्ता तक जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय प्रवाह करती है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है, और जो उत्पादकों से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस, और डी अमेरिका। तो आपको बताना है भारत में जो एकल नागरिकता की हम बात करते हैं इससे हमने किस देश से लिया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में भी आपका एकल नागरिकता है, और हमने जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है उस हमने ब्रिटेन से ले रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी कनाडाई संविधान। तो आपको बताना है कि अपने संविधान निर्माण में भारतीय संविधान ने सबसे अधिक कहां से उधार लिया है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि जो हमारा जो संविधान बना है उसमें हमने जस के तस लगभग 250 से अधिक आर्टिकल हमने जो आपका
भारत सरकार अधिनियम 1935 से वहीं से जस का तस ले लिया है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या था, प्रशासनिक ढांचा और संघीय ढांचा की व्यवस्था की बात करता है। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? ए वन, बी रक्षा, सी मुद्रा और डी कृषि। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए वन, क्योंकि आप जानते हैं समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और वन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, श्रम हो गया, वन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 246, बी 100, सी 66 और डी 52। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में जो संघ सूची है इसमें हमारे 100 विषय दिए गए हैं जिसपे केवल केंद्र कानून बनाता है। और प्रारंभ में कितने विषय थे, 97 विषय थे। ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल है? ए रक्षा, बी विवाह, सी मुद्रा और डी कृषि। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि कौन सा राज्य सूची में शामिल है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो कृषि है यह आपका राज्य सूची का विषय है जिसपे राज्य सरकार अपनी कृषि नीतियां बनाती है। जैसे अगर और बात करें आप, रक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, क्या है, ये आपके संघ सूची के विषय है। विवाह जो होता है समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना और डी ओनली ए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसी में हम डीपीएसपी की बात करते हैं, भारत राज्य के नीति और निर्देशक तत्वों की। इसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। और ये क्या करता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी ये पूर्ण करता है। ये भी टॉपिक याद रखिएगा। हाँ, डीपीएसपी के जो भी विषय होते हैं वो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं, केवल शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और हमने डीपीएसपी को कहां से लिया है, तो बताएंगे सर, इससे हमने आयरिश संविधान से अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए पंचायती राज, बी नगर निगम, सी केंद्र राज्य सरकार और डी नगर पालिका। तो आपको बताना है जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये आपकी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था, इसे आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका संबंध किससे है, तो स्थानीय स्वशासन से है, आई मीन पंचायती राज संस्थानों से है। इसको याद रखिएगा। इसमें कुल कितने विषय दिए गए, तो इसमें आपके 29 विषय दिए गए, ये टॉपिक भी याद रखिएगा। और पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, इसमें आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो बताएंगे सर ये आपका 243 से 243 ओ तक ये पंचायत से संबंधित है। और इसकी मूल इकाई क्या होती है, जो ग्राम सभा होती है इसे ही हम पंचायत की मूल इकाई मानते हैं या पंचायती राज की मूल इकाई मानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है जो 9वीं अनुसूची है इसे हमने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो 9वीं अनुसूची है यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भूमि सुधार और कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाना। प्रारंभ में इसमें केवल 13 अधिनियम में शामिल थे,
बट वर्तमान में इसमें 280 से अधिक कानून शामिल हैं। और हाँ, इसमें पहले क्या था कि इसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे, बट 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध होता है तो हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निदेशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। तो आपको बताना है न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो डीपीएसपी अर्थात जो नीति निदेशक तत्व है, इसी में जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषाएं, बी दल बदल विरोधी कानून, सी अनुसूचित क्षेत्र और डी चुनाव। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जिसका काम क्या था? दल बदल को रोकने हेतु कानून को बनाना। और इसका निर्णय कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इसका निर्णय जो अध्यक्ष या जो स्पीकर साहब होते हैं वह इसका निर्णय लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।